हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्लास लेकर आया हूं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप पूरे फिजिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर वीडियो बनाइए, क्योंकि फिजिक्स में जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो पूरे 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको फिजिक्स में पूरे 6 नंबर कंप्लीट करवा दूं। इसीलिए मैंने पूरे बुक से क्वेश्चन बैंक से सबसे मैंने ढूंढकर 45 ऐसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लेकर आया हूं ना। अगर आपने फिजिक्स के पूरे चैप्टर के ये 45 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लिया तो मैं गारंटी लेता हूं बच्चों कि इस बार आपका 6 नंबर फिजिक्स में तो कंप्लीट हो ही जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये क्लास स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे फिजिक्स के बुक के बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। और जब मैं ढूंढने बैठा ना तो टोटल 45 ऐसे क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक पूरे चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो 45 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, इसको ढूंढने में मुझे 2-3 दिन का समय लगा है और मैंने सोचा टाइम कितना भी लगे लेकिन इस बार आपको टॉपर बनाकर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, कॉपी पेन लेकर बैठना ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहां से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से होगा। जैसे ही चैप्टर को मैं चेंज करूंगा ना, मैं चैप्टर का नाम बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब मुझे पता है इसका आंसर ज्यादातर बच्चों को पता होगा। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है ना तो इसका आंसर बहुत इजी है। फर्स्ट है कूलाम प्रति न्यूटन, सेकंड है जूल प्रति न्यूटन, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम, फोर्थ है न्यूटन प्रति मीटर। तो भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E = F/Q0। ऐसे कुछ मैंने फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? देखो मैंने ये पूरा चैप्टर एक वीडियो में पढ़ा रखा है, 4 घंटे की क्लास है। आप लोग सर्च करना विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, पूरा चैप्टर एक वीडियो में मिल जाएगा। नहीं पढ़ा तो गलती आप ही की तो है। तो देखो इसका मात्रक क्या होगा। अब इसी फॉर्मूले से हम मात्रक निकालेंगे। देखो F है बल का मात्रक न्यूटन होता है, Q0 है आवेश का मात्रक कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी इसका पीडीएफ मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे भैया नोट्स, क्लासेज, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ हमारे ऐप में मिल रहा है। बस प्ले स्टोर से जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड करो और वहां से आपको सारे नोट्स, सारे वीडियोस मिल जाएंगे और हमारा नंबर भी मिल जाएगा। वहां से आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो बच्चों दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सा है। इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात होगा। देखो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है और उसका जो संहत होता है, संहत का मतलब जो द्रव्यमान होता है, इसका रेशियो कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम, सेकंड है 1.9 × 10⁻12 कूलाम प्रति किलोग्राम, थर्ड है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम प्रति किलोग्राम और फोर्थ है 3.2 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो आप ही बताओ इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? सबको पता है 1.6 × 10⁻−19। बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31, ठीक है, -31 किलोग्राम। तो भैया इन्हीं को आप लोग क्या करो, सॉल्व कर लो, गुणा भाग कर लो। आपका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट वाला आएगा। देखो जब आप इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात निकालोगे ना तो बस गुणा भाग इसको डिवाइड कर दे रहा है। देखो दशमलव से दशमलव काट देना, इसको ऊपर
लेकर चले जाना, आपका आंसर आएगा 1.77 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। देखो बेटा, जो कैलकुलेशन का काम है वो आप सबका होता है। बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो क्या मैं लेकर आऊंगा कैलकुलेटर कैलकुलेट करने के लिए? आप ही को करना पड़ेगा ना। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देख लो, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होगा? बताओ, जो विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है इसका मात्रक क्या होगा? फर्स्ट है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम, फोर्थ है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो खुद ही सोचो, एक कूलाम का नियम मैंने आपको बताया था, F इक्वल टू होता है, F इक्वल टू क्या होता है कूलाम के नियम में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपसे कोई पूछे बच्चों कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, तो देखो एप्सिलॉन नॉट को अगर हम इधर कर दें तो इस F को इधर ले आएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 अपान F यहां पे आ जाएगा तो F इंटू R स्क्वायर। अब बताओ इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले से देखो, Q1 है आवेश, Q2 भी आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है। अब दो आवेश है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा प्रति F है बल, बल का मात्रक न्यूटन, R है दूरी, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो भैया फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो इसी फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया है इसका सही आंसर। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो। देखो बहुत इजी है, मैं तो इन सबको बहुत इजी समझता हूं, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप पढ़ोगे ना तब तो आसान लगेगा। अब आप सोचो मैं बुक भी ना उठाऊं और घोल कर पी जाऊं, भैया तो ऐसा कोई टॉनिक नहीं बना जो मैं आपको दे दूंगा। अगर पढ़ना है, अगर टॉपर बनना है ना तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा, कुछ बच्चे सोचते हैं अरे यार किस्मत में होगा तो पास हो जाएंगे, किस्मत में होगा तो ये हो जाएंगे। अरे किस्मत और मेहनत एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जितना मेहनत करोगे उतना किस्मत आपका साथ देगी, ये ध्यान रखना। बैठे बैठे कुछ नहीं होता भैया, बैठने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कुछ करना भी जरूरी है टॉपर बनने के लिए। चौथा क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा बताओ? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा? फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलाम, सेकंड है वोल्ट मीटर, थर्ड है वोल्ट प्रति मीटर एंड फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। अरे भैया विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, यही इसका मात्रक होता है। ठीक है, एक और मात्रक मैंने बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो मैंने आपको बताया था फाई इक्वल टू ई ए, फाई ई इक्वल टू मैंने बताया था आपको फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक है, ये कॉस थीटा था, तो ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी इसका मात्रक होता है। बट यहां पे आपका वोल्ट मीटर भी इसी का मात्रक होता है। समझ में आ रहा है? देखो भैया कॉपी वॉपी लेकर बैठिए, किसी सिनेमा हॉल में आप नहीं बैठे हैं कि बढ़िया पॉपकॉर्न लेकर खा रहे हैं मूवी देख रहे हैं, आप बैठे हैं पढ़ने के लिए। और इस समय आपके हाथ में सिर्फ पेन कॉपी होना चाहिए और आपका जो नेत्र है ना, जो आंख है वो स्क्रीन पर होना चाहिए। चलो भैया पांचवा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? बताओ इसमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है?
फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलाम, ये तो है ही। वोल्ट प्रति मीटर ये भी है। जूल प्रति कूलाम ये नहीं है। क्यों नहीं है? अब जूल प्रति कूलाम तो विभव का मात्रक होता है बेटा। B इक्वल टू W/Q0 मैंने बताया था कि नहीं बताया था विद्युत विभव में। तो ये जूल प्रति कूलाम जो है ना, ये वैद्युत विभव का मात्रक होता है। तो ये इसका मात्रक कैसे होगा? तो यही जो है ना, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, जूल प्रति कूलाम, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है? देखो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारा क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है ना, ये हमारे चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, चैप्टर 2 पे हम आ चुके हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? अरे अभी तो मैंने बताया भैया, B इक्वल टू होता है W/Q0। तो W है कार्य, कार्य का मात्रक जूल, Q0 है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन सही है। बिना देखे आंखें बंद करके ऑप्शन नंबर 1 लिख देना, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव B का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। मतलब E बराबर 0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। ठीक है, वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन कितना होगा? फर्स्ट है B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, सेकंड है B इज प्रोपोर्शनल टू R, थर्ड है B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R², और फोर्थ है B R पर निर्भर नहीं करेगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है वो 0 है, तो वाले विद्युत क्षेत्र में V का दूरी के साथ जो परिवर्तन होगा भैया, विभव जो है वो दूरी पर निर्भर ही नहीं करेगा, यानी कि V R पर निर्भर नहीं करेगा, नो डिपेंड। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलो 8वां क्वेश्चन देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का है। जब मैं आपको फिजिक्स का पेपर बता रहा था ना, तो ये क्वेश्चन शायद मैंने सॉल्व कराया था। चलो कर देते हैं। 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? फर्स्ट ऑप्शन है 5 × 10⁻³ जूल, सेकंड है 0.5 × 10⁻³ जूल, थर्ड है 0.5 जूल एंड फोर्थ वन इज 5 जूल। भैया इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे थोड़ी ना। ऐसे तो मैं आपको कह ही सकता हूं भैया ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, लेकिन कैसे सही है सर जी, ये भी तो बताओ। तो चलो बताते हैं। सबसे पहले देखो, हमें धारिता दी गई है C। अब C की वैल्यू दी गई है बच्चों 100 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में बदल दो तो 100 × 10⁻⁶ फैरड हो जाएगा। भैया माइक्रोफैरड को फैरड में बदलना है तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। विभव जो हमारा है बेटा वो 10 वोल्ट है। कितना? 10 वोल्ट है हमारा विभव। हमें निकालना है संचित ऊर्जा U की वैल्यू। तो U इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 1/2 CB²। U इक्वल टू हमारा होता है 1/2 CB²। अब यहीं पे हम वैल्यू को पुटअप कर देंगे। 1/2 गुणे C की वैल्यू है 100 × 10⁻⁶ और V का स्क्वायर है भैया, V की वैल्यू है 10, इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार 10 लिख देंगे। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो आपका U इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? U इक्वल टू आपका आ जाएगा, बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल। देखो ये 5 को हम आगे ले आएंगे। ठीक है, यहां पे 100 है, यहां पे 10 है। 100 का 10 से गुणा करोगे 1000 होगा, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर -6 आपका ऑलरेडी है। बस आ गया आपका आंसर। U इक्वल टू कितना हो जाएगा खुद ही बताओ? 5 × 10⁻, ये -6 है, ये 3 है। तो देखो 3 वाला छोटा है भैया, तो बड़ा जो है चिन्ह उसी का लगेगा। तो 10 के पावर -3 जूल, और यही तो मैंने सही आंसर बताया था। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो 5 × 10⁻³ जूल आया,
और यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ये मैंने सॉल्व करके भी बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। चलो ले लो भैया। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हमें 45 क्वेश्चन पढ़ना है तो अपने 5G स्पीड से चलना होगा। जमाना 5G का है। अब ऐसा नहीं है बस क्वेश्चन देखते चले गए, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे। भैया ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो भी पढ़ो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। दिखावे की पढ़ाई कभी मत करना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बस बुक ले लेते हैं, अंदर फोन चलाते हैं, सोचते हैं पापा मम्मी तो देख रहे होंगे, अरे बच्चा पढ़ रहा है। तो आप किसको धोखा दे रहे हो बेटा? खुद को ही तो दे रहे हो। अरे मम्मी पापा के लिए नहीं पढ़ रहे हो, वो जब तक आपके साथ हैं उसके बाद तो आप ही को सब कुछ देखना है। जब वो भार आपके ऊपर आएगा बड़े होकर ना, अभी तो एंजॉय कर रहे हो, तो ये धोखा आप खुद को दे रहे हो। अरे ऐसा काम करो कि वो प्राउड फील करें, ठीक है, उनको भी लगे मैंने एक शेर पैदा किया है। 9 नंबर क्वेश्चन, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। मतलब एक बेलनाकार चालक की जो प्रतिरोधकता है और विशिष्ट चालकता है, इसका गुणनफल किस पर निर्भर करता है? चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं बच्चों। चैप्टर 3 पे हम लोग आ चुके हैं विद्युत धारा पे। देखो ये जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है ना, चैप्टर 3 से है। तो फर्स्ट है तापक्रम पर, सेकंड है पदार्थ पर, थर्ड है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो भैया एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल जो है वो इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता। ना वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ना वो पदार्थ पर निर्भर करता है, और ना ही वो एरिया यानी कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मतलब इनमें से किसी पर वो निर्भर ही नहीं करता। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के। अब प्रतिरोधकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध क्यों ही हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। प्रतिरोधकता ρ = RA/L होता है। पता है कि नहीं पता है? यही है बेटा, ठीक है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता जो है वो किस पर निर्भर करता है? चालक के लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है ना वो पदार्थ पर निर्भर करता है कि आखिर पदार्थ आपका कैसा है, ठीक है। तो 10 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। और अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है बेटा। 45 में से अभी तो 10 क्वेश्चन हमने पढ़ा है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे चौथे चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से। देखो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को इसमें लिया है जो हाई रेटेड है, 5 स्टार वाले हैं, ठीक है। देखो गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी नहीं। तो भैया गतिशील आवेश जो है ना वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश, अगर कोई आवेश गतिशील है ना तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चलो बेटा 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों? जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर या फिर वेबर प्रति मीटर। तो बेटा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। समझ में आ रहा है? बस इतना समझ लो, ऑब्जेक्टिव में आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता, कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना होता है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 1/√μ0 का मात्रक क्या होगा? 1/√μ0 बेटा μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता और ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता। ये जो है c के बराबर होती है। c है प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि प्रकाश की चाल जो होती है ना उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, या फैराड होगा? भैया जो इसका मात्रक होगा प्रकाश की चाल का ना, वही इसका भी मात्रक होगा, क्योंकि ये उसके
बराबर है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, मीटर प्रति सेकंड। 1/√μ0 का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चलो बेटा 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 14 नंबर क्वेश्चन, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार या सरल रैखिक? बेटा वृत्ताकार होगा उसका पथ। अगर किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रॉन का पथ जो होगा वो वृत्ताकार होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ बेटा। चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल F का मान कितना होगा? भैया लॉरेंज बल मैंने बताया था कि नहीं बताया था? जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके चारों ओर एक बल कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज बल बोलते हैं। तो फर्स्ट है F इक्वल टू QVV, सेकंड है F इक्वल टू QV अपान B, थर्ड है F इक्वल टू QB अपान B और फोर्थ है F इक्वल टू BB अपान Q। भैया जो लॉरेंज बल होता है इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QBB, QVB, Q है आवेश, V है वेग और B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यही होगा चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल F का मान होगा F इक्वल टू QVB। ठीक है, चलो 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 16 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण M इक्वल टू IA होता है। बताओ इसका मात्रक क्या होगा? अब ज्यादातर बच्चे समझ गए होंगे क्या होगा इसका मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या हेनरी। भैया M इक्वल टू I ये होता है, I है धारा का मात्रक एम्पियर, A है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यही होगा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। चलो 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अब चैप्टर नंबर हम आ चुके हैं 5 पे। चैप्टर 5 का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो, वो पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है, वो कौन सा पदार्थ है? मतलब वो पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है, वो कौन सा पदार्थ होता है? फर्स्ट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, सेकंड है अनुचुंबकीय पदार्थ, थर्ड है लौह चुंबकीय पदार्थ और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बेटा जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन यानी कि मैग्नेटाइजेशन को प्राप्त कर लेता है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 18 नंबर क्वेश्चन, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? बताओ डोमेन जो है ये किस प्रकार के पदार्थ में बनते हैं? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। बेटा लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ना इसमें डोमेन पाए जाते हैं। अरे वो वाले डोमेन नहीं जो .com .in .org होता है, ये दूसरा डोमेन है। ठीक है, चलो 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 19 नंबर क्वेश्चन, अब आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, और ये जो क्वेश्चन है ना ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही होगा। देखो लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? बताओ लेंज का जो नियम है ये किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश, संवेग, ऊर्जा या द्रव्यमान? बेटा जो ऊर्जा संरक्षण है ना इसी के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा है हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। बताओ हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? वैद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का या स्वप्रेरकत्व का? भैया हेनरी प्रति मीटर जो है ये चुंबकशीलता का मात्रक है, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
तो 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और अभी भी 25 क्वेश्चन बाकी हैं। तो चलो अपने 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, ऐसे काम हो जाएगा, टेंशन मत लेना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये हमारे 6 नंबर चैप्टर से ही है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ये शायद आपके चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा से है। देखो क्वेश्चन क्या, अल्टरनेटिव करंट का प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? फर्स्ट है ओम सेकंड, सेकंड है ओम प्रति सेकंड, थर्ड है सेकंड प्रति ओम और फोर्थ है 1 प्रति ओम सेकंड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। जो देखो जो प्रेरकत्व का मात्रक होता है ना, वो ओम सेकंड होता है। देखो मुझे पता है कि अभी शायद आप इस चैप्टर पर ना पहुंचे हो, फिर भी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसको जाने रहिए। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर जी पूरे फिजिक्स के अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर वीडियो बनाइए, तो वो भी मैं लेकर आ जाऊंगा, सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। मतलब किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती जो परिपथ होता है, ठीक है, अल्टरनेटिव सर्किट, इसमें विभव एवं धारा यानी कि विभव V और धारा I के बीच कलांतर कितना होता है। फर्स्ट है पाई, सेकंड है पाई बाई 2, थर्ड है 3 पाई बाई 2 और फोर्थ है 0। तो किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा के बीच जो कलांतर होता है वो 0 होता है, यानी कि 0 होता है। बस हो गया बेटा। 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। देखो अब आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर पर। ठीक है, देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। बताओ जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये किस प्रकृति की होती हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों या इनमें से कोई नहीं। बेटा जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो चलते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा फास्ट चलते हैं बेटा, क्लास बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है। सेम क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा टाइम लगाने से कोई फायदा नहीं है। 24 नंबर, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। बताओ इसमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है? पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, माइक्रो तरंगे। तो भैया इसमें से जो माइक्रो तरंगे हैं ना, इसकी जो आवृत्ति है वो न्यूनतम है इन तीनों के कंपैरिजन में, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। चलो बेटा 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? बताओ इसमें से कौन सी तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? गामा किरणें, एक्स किरणें, औरक्त किरणें या बीटा किरणें? बेटा जो बीटा किरणें हैं ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बाकी तीनों हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 26 अब आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 9 पे और सेकंड फिजिक्स पे। बेटा चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, यानी कि रे ऑप्टिक्स चैप्टर। देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किस रंग के प्रकाश के लिए? उत्तल लेंस की फोकस दूरी मैक्सिमम होती है। चलो नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए या लाल प्रकाश के लिए? तो लाल रंग के प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होती है। मैक्सिमम फोकस दूरी जो होगी उत्तल लेंस के लिए वो लाल प्रकाश के लिए होगी। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 27, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? अगर सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो अपवर्तन कोण कितना होगा? फर्स्ट है 0 डिग्री, सेकंड है 45 डिग्री, थर्ड है 90 डिग्री, फोर्थ है 180 डिग्री। तो बेटा 90 डिग्री होगा। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो अपवर्तन कोण होगा 90 डिग्री। ठीक है, आपका 27 का थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देख लो,
प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम व न्यूनतम होगा? बताओ, प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम और न्यूनतम होगा? पहले अधिकतम फिर न्यूनतम। तो फर्स्ट है लाल तथा बैगनी रंग, सेकंड है बैगनी तथा लाल रंग, थर्ड है नीला तथा पीला रंग, फोर्थ है हरा तथा सफेद रंग। तो भैया सेकंड ऑप्शन सही होगा, बैगनी तथा लाल रंग। देखो, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से बैगनी रंग का जो विचलन है वो अधिकतम होगा और लाल रंग का विचलन जो है वो न्यूनतम होगा। मतलब एक सीक्वेंस में लिखा है, ठीक है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आएंगे। 29 देखो, प्रकाशिक तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसमें निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं ना, प्रकाशिक तंतु होते हैं, इसमें प्रकाश के किस गुण को यूज किया जाता है? फर्स्ट है व्यतिकरण, सेकंड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, थर्ड है विवर्तन, फोर्थ है प्रकीर्णन। तो भैया प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। वो घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है, मतलब वो कौन सी घटना है जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन? भैया जो ध्रुवण घटना होती है ना, ये प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है, यानी कि 30 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है? मतलब जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो बताओ इसमें से प्रकाश का कौन सा गुण है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा? फर्स्ट है तीव्रता, सेकंड है चाल, थर्ड है आवृत्त, फोर्थ है तरंग दैर्ध्य। बेटा आवृत्त जो है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की आवृत्ति जो है वो उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लो बेटा। यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कितनी होगी? अरे भैया डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी होता है। तो अगर आप संवेग को दोगुना करेंगे तो लैम्डा आधी होगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा जो है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो भैया अगर ये दोगुना होगा तो ये आधी होगी, अगर ये आधी होगी तो ये दोगुना होगा। तो इसकी जो संवेग है, जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है, वो आधी हो जाएगी। तो यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाएगा तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य हो जाएगी आधी, हाफ, ठीक है। चलो 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 33, फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। अब आ चुके हैं अपने विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति पर। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, ये भी चैप्टर नंबर 11 से ही था। देखो चैप्टर मैंने शायद यहां पे आपको नहीं बताया, तो ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। ये जो आपका है ना चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी का है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इससे पहले 30 नंबर वाला क्वेश्चन ना, ये भी तरंग प्रकाश का था, ठीक है। तो यहां पे मैंने चैप्टर आपको नहीं बताया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और 32 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 11 यानी कि विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति का ये क्वेश्चन है। और 33 नंबर क्वेश्चन भी हमारा इसी का है। देखो फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? सबसे पहला एच म्यू अपान लैम्डा, सेकंड है एच म्यू अपान सी स्क्वायर, थर्ड है एच सी अपान म्यू, फोर्थ है सी स्क्वायर अपान एच म्यू। अब देखो यहां पे एच है प्लांक नियतांक, म्यू है आवृत्ति और लैम्डा है तरंगदैर्ध्य, ठीक है। तो फोटान के गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान सूत्र जो होता है वो होता है एच म्यू अपान सी स्क्वायर, ठीक है, एच म्यू अपान सी स्क्वायर, यानी कि 33 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एच है प्लांक नियतांक, म्यू है आवृत्ति और सी जो आपका है ना ये है प्रकाश की चाल। चलो 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है
किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती। बताओ डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा है वो किस पर निर्भर नहीं करती? लैम्डा इक्वल टू एच अपान टी होता है या लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी होता है? देखो पी इक्वल टू एम बी होता है। तो देखो ये द्रव्यमान पर निर्भर करती है कि नहीं? बिल्कुल करती है, एम है द्रव्यमान। आवेश पर निर्भर करती है कि नहीं? नहीं। वेग पर हां ये करती है, संवेग पर भी करती है, लेकिन ये आवेश पर डिपेंड नहीं करती। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो चलते हैं अपने 35 नंबर क्वेश्चन पे बेटा। 35 नंबर क्वेश्चन, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है? मतलब आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में किस संरक्षण के नियम का पालन होता है? आवेश, द्रव्यमान, संवेग या ऊर्जा? भैया ऊर्जा संरक्षण। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है, जैसे लेंज के नियम में था। ठीक है, चलो 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। एक हाइड्रोजन परमाणु की, अब भैया ये हमारा आ चुका है चैप्टर नंबर 11 परमाणु का क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 परमाणु का क्वेश्चन देखो। एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो भैया 37 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 37, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना है? बताओ हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा वही वाली क्या होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। वही क्वेश्चन दूसरी तरह से आ चुका है। ठीक है, चलो 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 38, अब ये हमारे नाभिक चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 का। चलो देखते हैं। एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है, एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके बराबर होगा? 190 एमईबी, 913 एमईबी, 139 एमईबी या 931 एमईबी? एमईबी का मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया एक एएमयू जो है वो 931 एमईबी के बराबर होता है। तो 38 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो बेटा 39 पे आ जाओ। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है? हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0 या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा भैया 0 होती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर 14 नंबर अर्धचालक पे। देखो बच्चों, अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है किसके द्वारा? कोटरों से, इलेक्ट्रॉनों से, कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, या ना कोटरों से ना इलेक्ट्रॉनों से। बेटा जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, अर्धचालक होते हैं, उसमें विद्युत चालन कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से होता है। मतलब कोटरों से भी और इलेक्ट्रॉनों से भी होता है, दोनों से। ठीक है, चलो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखो स्टूडेंट 40 नंबर क्वेश्चन अब हमारे लास्ट चैप्टर का ही होगा। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। मतलब अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो तो शुद्ध अर्धचालक जो है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? चालक, शक्ति स्रोत, प्रतिरोधक या विद्युत रोधी? तो देखो 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होगा वो विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करेगा। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एक पी टाइप अर्धचालक होता है, एक पी टाइप अर्धचालक यानी कि कोटर होता है। कैसा? धनावेशित होगा, ऋणावेशित होगा, उदासीन होगा या धनावेशित तथा ऋणावेशित कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं यहां पे होना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं। तो भैया एक पी टाइप अर्धचालक जो है वो धनावेशित होता है। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो बेटा 43 पे आ जाओ।
एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण है। मतलब जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, इसमें विद्युत चालन का कारण क्या है, किसके द्वारा विद्युत चालन होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन द्वारा, कोटर द्वारा, प्रोटॉन द्वारा या पॉजिट्रॉन द्वारा। तो एन टाइप अर्धचालक में जो विद्युत चालन है वो इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो भैया 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। मतलब अगर आपको पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है ना, तो शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाना पड़ेगा? फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या आर्सेनिक? बेटा एल्यूमिनियम मिलाना पड़ेगा। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में एल्यूमिनियम मिलाना होता है। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन पे आगे 45 नंबर, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, क्या होते हैं? पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या होते हैं? केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, या ना इलेक्ट्रॉन तथा ना कोटर? भैया पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर कोई नहीं होते। बस हो गया। तो ये थे आपके फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक पूरे 45 बहुविकल्पीय प्रश्न। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और बेटा अगर आपको अतिलघुत्तरीय प्रश्न चाहिए, लघुत्तरीय प्रश्न चाहिए, तो वो भी कमेंट करके बता देना ताकि मैं आपको उसको प्रोवाइड करा सकूं। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।